Okay, I'm standing in Shahid Chowk Kotli again. Today, some citizens have got together to discuss the kidnapping of a citizen of our state, somebody by the name of Sabir Naqvi, who was kidnapped by the Pakistani agencies, the notorious ISI. And I'm just trying to find the date for you, which date he was taken. Indeed, he was taken on the 11th of October 2011. And I'll get more details from these gentlemen here. Ji, please baat jari rakhein ya baat shuru kare aap. Sabir Naqvi साहब का क्या मामला है? साबिर नकवी बेसिकली इस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये साबिर नकवी साहब जो हैं ये इस रियासत के दर्जा अव्वल के शहरी हैं जी। वो पहले पाकिस्तान आर्मी में थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो उनकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? वो ये स्वात का जो एरिया है वज़ीरिस्तान ज़ख्मी हुए थे। यानी कि हमारी रियासत के शहरियों को इन्होंने फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है। ये जिस तरह हालिया 142 लोग जो सियाचिन ग्लेशियर के नीचे आए हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो NLI के हैं, यानी गिलगित नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जी, और इधर आज़ाद कश्मीर के। सही। तो इन लोगों को भी उन्होंने जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर लगाया हुआ है। उस शख्स ने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद वो अपने आबाई गाँव में आ गया। यहाँ पे उसने पब्लिक इश्यूज़ को हाईलाइट किया तो उसके बाद जो है उसको पाकिस्तान की फौज और उसकी एजेंसी ने उसको अपनी तहवील में लिया और अभी तक उनके पास है। हम ये मुतालबा करते हैं इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी कि वो कि पाकिस्तान का शहरी नहीं है जी, वो इस रियासत का शहरी है। तो रियासत का जो शहरी है उसके ऊपर जो अगर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो वो यहाँ की जो सिविल कोर्ट्स हैं या यहाँ का जो कानून है उसके तहत उस पर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, उसके अदारे यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जो एजेंसीज़ हैं वो आए रोज़ लोगों को जो है उठा के क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज और जो पाकिस्तान की एजेंसीज और दीगर जो उनके शहरी हैं जो यहाँ पे किसी न किसी इक़्तिदार की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल सही है। ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर जमहूरी तरीके से जो है यहाँ पे मुसल्लत किए गए हैं और इसमें हमारे जो सो कॉल्ड हुक्मरान हैं वो उनका हिस्सा है। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ये सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं। सही है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो साबिर नकवी का केस है क्योंकि रिट हो गई है हाई कोर्ट के अंदर और उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, ISI का जो सरबराह है उसको भी। उस रिट में किस किस का नाम शामिल है? उस रिट में ISI का चीफ है, इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद में इसका जो हेड है और इसके अलावा 3-4 लोग और हैं। तो अब अदालत ने ये प्रूव करना है कि जिन लोगों ने उसको उठाया उनको क्या सज़ा देनी है। जहाँ तक एक आज़ाद शहरी का तल्लुक़ है तो उसको ये पूरा राइट है कि वो अपने जमहूरी हकूक़ के लिए, अपने कौमी हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करे। लेकिन यहाँ पे चूँकि कदर है, यहाँ पे ये तासर दिया जाता है जी कि मकबूजा कश्मीर में जो है फ़ौज का कंट्रोल है, फ़ौज वहाँ जो है गोलियाँ मार रही है, वही काम जो है इधर आज़ाद कश्मीर में अप्लाई किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इस तरफ और उस तरफ दोनों जो अफवाज हैं उनके जो अदारे हैं वो कश्मीरियों के दुश्मन हैं और वो कश्मीरियों को अपनी आवाज़ आगे पहुँचाने तक जो है पहुँचाने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है लोगों को उठाया जा रहा है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि साबिर नकवी को फिर रिहा किया जाए और जिन लोगों ने उसको उठाया है उनको कानूनी
सलाह दी जाए और ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई वाक़या रुजमान हो। सही। तो क्या मतलब है ये क्या ये आम बात नहीं है कि जब भी कोई यहाँ का शहरी जो है वो कोई यहाँ के लोगों के हकूक़ के लिए बात करता है या उसके लिए कोई जद्दोजहद करता है तो वो फ़ौरन जो है जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं जो एक गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं ये उनके टारगेट में आ जाते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है जी। वो इसलिए कि चूँकि वो उनके मफादात के लिए काम नहीं करता, सही। वो कौम के मफाद में काम करता है, इसलिए उनकी नज़र में आता है और वो कहते हैं जी कि ये हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हाँ उनके ख़िलाफ़ जो बात हो रही है उसको वो तो कबूल नहीं करेंगे। सही। अब वो यहाँ पे जो लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को देकर बात करते हैं हाँ। वो तो अपने फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं जी। लेकिन चूँकि यहाँ पे उनका कंट्रोल है, वो काबिज हैं, जी। इसलिए उनको ये बातें नागवार गुजरती हैं और वो उनको रास्ते से हटाने की कोशिश। वो ये जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ है क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट के रखवाले हैं तो वो समझते हैं कि जो यहाँ के जो शहरी हैं वो भी उसी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के किताबें हैं। कैसे ही है? नहीं, इसमें जो है ना यहाँ के जो लोग हैं वो उसके ताबे नहीं हैं जी। जो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं वो समझते हैं कि ये जो यहाँ के जो शहरी हैं वो तो उनकी ये किताबें समझते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये हमारे गुलाम हैं, शहरी नहीं है, जी। उनको वो तस्वर करते होते सही। तो इनको शहरी हकूक़ मिलते। सही है। यहाँ तो लोगों को जो है आप ये साइडों पे चले जाएँ उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, सही। उनको अपने राइट्स के ऊपर जो है बात करने की भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पे जो फिर बेंच हैं जो उनके अलाकार हैं उन्होंने उनको कैप्चर किया हुआ है। सही है। बरादरियों के अंदर, कबीलों के अंदर, मसलक के अंदर जो है लोगों को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, पार्टियों के अंदर लोगों को डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारे जो खेल खेले जा रहे हैं ये बेसिकली यही इस्लामाबाद से ही इनको कंट्रोल किया जाता है और उन्हीं की मर्ज़ी और मंशा से यहाँ पे जो फैसले जो हैं वो मुसल्लत होते हैं। अच्छा। लोग जो हैं उन फैसलों को मुसल्लत नहीं होने देते। वो जब असल इश्यूज़ को आवाम के सामने हाईलाइट करते हैं तो फिर वो उनको नागवार गुजरता है। वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ बात हो रही है। वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं आम जो सादा लोग हैं उनको कहते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हालांकि पाकिस्तान के दुश्मन तो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जी। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। सही है। पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो जब अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपने सियासी मफादात की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये इंडिया जो है यहाँ पे सारा करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है जी, अमेरिका करवा रहा है। सही। वो अपनी जो है बात जब ओरिजिनल तरीके से लोग करते हैं तो वो उनको बैरूनी कुफ्तों के इंटरेस्ट में उनको जो है ना इन्वॉल्व करते हैं तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है मसलन यहाँ पे अगर कोई शहरी या कोई यहाँ की जो तंजीम है अगर वो कोई लोगों की भलाई के लिए कोई काम करना चाहे, ठीक है, एक तो ये है कि जो इस रियासत के वसाइल हैं वो उसको मैसर नहीं होते, वो रियासत के वसाइल नहीं ले सकता। रियासत के वसाइल वही ले सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। तो गोया कि हम यहाँ अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे NGOs की शक्ल में जितने भी NGOs यहाँ पे काम करती हैं वो भी ISI के और पाकिस्तान की दीगर एजेंसीज़ के उनकी इजाज़त से ही और उनके ज़रिए ही वो यहाँ पे फंडिंग करते हैं यहाँ हमारे शहरियों को, ताकि जो शहरियों को अगर फंड्स मिले किसी NGO से तो वो भी पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में ही काम करें। उसका सबूत आज हमारे सामने यहाँ पे बल्दिया हाल में सरदार अतीक को बुलाया हुआ है एक NGO के फंक्शन में, जहाँ पे उनसे ये बात कहलवाई जा रही है कि रियासत के जो नौजवान हैं इनका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है। तो क्योंकि सरदार अतीक तो है ही माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तानी मिलिट्री डेमोक्रेसी के पैरोकार हैं, ठीक है। तो ये इसका हमें ये सबूत दर सबूत हमें नज़र आ रहा है। हाँ, इसमें यह है कि ये रात को भी यहाँ पे एक प्रेस का एक प्रोग्राम था जिसमें टॉपिक था कौमों की आज़ादी में मीडिया का किरदार। सही। तो उसमें भी ये सरदार अतीक साहब जो हैं वो चीफ गेस्ट थे। सही। तो मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि जो लोग कौमों की आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट है जी, और जिन्होंने आज तक इस कौम के
حقوق مفادات اس کی آزادی میں جو راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جی وہ جو ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے رات کے اس پروگرام میں تھے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ یہاں کا جو میڈیا ہے اس کا جو رول ہے جی یہ کیسا میڈیا ہے کہ ہماری خبر جو ہے وہ ہولاٹ سے پار نہیں جاتی جی پرنٹ میڈیا کے اندر، جی جبکہ آج 21ویں صدی میں الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو کشمیری نیوز پیپر ہیں جی وہ آج انٹرنیٹ کی بدولت جو ہے وہ یورپ کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر یا دنیا میں جہاں جہاں ہماری کشمیری موجود ہے جی ان تک وہ بات جو ہے ویا انٹرنیٹ پہنچ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کو فنڈنگ جو ہے وہ عالمی ادارے کرتے ہیں بواسطہ پاکستان گورنمنٹ کے. جی اب یہاں آزاد کشمیر کے اندر جو این جی اوز بنتی ہیں وہ کشمیر کونسل سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں. جی تو کشمیر کونسل جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے پاکستان کر رہا ہے. صحیح. تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی آشیرواد کے بغیر جی کوئی کام نہیں کر سکتی. ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ انہیں کے لیے کام کرتے ہیں. کیا یہ باہر کی این جی اوز جو ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آئینی طور پر ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ تو اگر ہم آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کیوں ہمارے اوپر کیوں لاگو ہوتی ہے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ہاں لیکن چونکہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کا جو قانون ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ وہ پاکستان ہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ان کی پھر مجبوری بنتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ حکومت پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان سے اجازت لینے کے بعد آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو آگے چلاتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ بشیر صاحب، آپ بھی ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو صابر نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس قسم کے مسائل کتنے عام ہیں یہاں ریاست میں؟ دیکھیں جی، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہے پچھلے 15 سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں. جی تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے لوگوں کا ہے وہ ہیومن رائٹس کے متعلق ان کو آگاہی ہی نہیں ہے، جی پتہ ہی نہیں صحیح. کہ ہمارے حقوق ہیں بھی یا نہیں. ایسے ذہنی طور پر مفلوج کیا ہوا ہے. جی ان کا ضمیر یا ہمارے عوام کا ضمیر اور دماغ دونوں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے جی بیرونی قوتوں. صحیح. ایک سازش کے تحت ان کو اصل تعلیم کی طرف لایا ہی نہیں گیا اور ایسے ہی بس فضولیات میں ان کشمیری قوم کو الجھایا گیا. بھیڑ بکریوں کی طرح جی ان کو آنکا جاتا ہے. جس ملک کا اپنا سیکٹری داخلہ نہیں ہے جی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. نہیں، ویسے اگر اس بات کو آگے لیا جائے تو معاملہ ہے ویسے تو صابر کوئی بھی نقوی ادارہ یہاں پہ جو ہے آزاد کشمیر میں وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، یا ریاست جی کے جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتا. جی 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 صابر نقوی کا جو معاملہ ہے یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. جی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا بیل بھیجے اور اس کو برآمد کرے. جی اصل مسئلہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ سچ بولنا جرم ہے. صحیح ہے. جو یہاں سچ بولے گا اس کو ایجنسی اٹھا لے گی، صحیح. وہ حکومت بھی اٹھا لے گی، بیوروکریسی بھی اٹھا لے گی. جتنا بھی یہاں کرپٹ مافیا ہے، صحیح. کرپٹ مافیا کی حکومت ہے ہاں اور جو ان کے خلاف بولے گا وہ ان کا دشمن ہے. صحیح. تو ہم تو بولتے ہیں کفن سر پر باندھا ہوا ہے، جی تو لیکن اکثریت جو ہے وہ بولنے سے کتراتی ہے، صحیح. سچ نہیں بولتے ہیں. صابر نقوی کو فوری رہا کرنا چاہیے. وہ کشمیر کا باشندہ ہے جی اور آزاد شہری ہے. اس کے اگر اوپر کوئی چارجز ہیں، کوئی الزامات ہیں اور دیگر کوئی اس کا مسئلہ ہے تو وہ ہائی کورٹ یا دیگر عدالت مجاز کے ذریعے اس کو مطلب آگے چلانا چاہیے. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہاں پہ جو بھی ججز کی تقرری ہوتی ہے وہ بھی ایجنسیز کے اجازت اور ان کے بالکل یہی بات ہے. اور اس کا ثبوت آج کے پاکستان اخبار میں اور دیگر اخبارات میں لگی ہے خبر. وزارت امور کشمیر نے احتساب بیورو کی تقرری کو غیر آئینی قرار دے دیا. اچھا. کہ یہاں کا صدر وزیر اعظم اس کو جی
जो उन्होंने किया है, जी यहाँ के सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने या दीगर इंतज़ामिया ने चेयरमैन अहतसाब ब्यूरो को तकर्रर किया है, वो जी। गैर आईनी है। पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया। ठीक 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 है जी, हम हाँ। उसको नहीं मानते। वजारत उमूर कश्मीर कौंसिल ने ये उन्होंने कहा जी कि हम अहतसाब ब्यूरो को मानते ही नहीं। ठीक हालांकि अहतसाब ब्यूरो के जज हैं, वो बड़े अच्छे कानूनदान भी हैं सही और माहिर हैं, जी कानूनदान हैं, सही तो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इंटरनेशनल अफेयर के भी माहिर हैं जी जनाब सैयद मजहर करीम शाह साहब। तो उन्होंने जब एक्शन लिया करप्शन के खिलाफ, जी। तो आगे से मानने से इनकार कर दिया, सही। तावन करने से इनकार कर दिया। सही। इससे जाहिर ये हुआ कि हुकूमत खुद करप्ट है। बिल्कुल ठीक है। मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि LOC के उस पार जो इंडिया की हुकूमत है, उसकी जो फ़ौज है, उसकी फ़ौज का जो भी वहाँ पे रवैया है या उसकी जो हरकत वगैरह हरकत हैं, उनको एक कानूनी जवाज़ है उनके पास जिससे वो प्रोटेक्ट होते हैं, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो उसके ऊपर तो बहरहाल वहाँ की सिविल सोसाइटी ने काफ़ी इसके ऊपर एहतजाज भी किए, मुजाहरे भी किए कि ये ऐसा कानून नहीं होना चाहिए और जो फ़ौजी हैं, ठीक है, वो कानून से बालातर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसने भी चंद माह पहले इसके ऊपर कोशिश ये की कि कम से कम चंद इलाकों से ये जो कानून है ये हटाया जाए। तो यहाँ पे इस तरफ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे तो एक कानून है जिसे माशरे को पता चलता है कि ये कानून है जो हमारे ख़िलाफ़ है। यहाँ पे तो वो कानून ही मौजूद नहीं है, लेकिन अमल वही है। जनाब यहाँ कानून की तो बात ही नहीं है, यहाँ है खुफिया जी खुफिया हुक्म है, जी बस जिसके खिलाफ एक्शन करना, वो करप्ट हुक्मरान या करप्ट माफिया जो है वो उसके सही खिलाफ है। हरकत आ जाती है, जी तो उसके ज़रिए वो बंदा गायब हो जाता है। कानून सही। नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं। सही है जी, कानून क्या है ये हमें और पब्लिक को कोई पता नहीं क्या कानून। बिल्कुल सही है जी। जी आप कुछ कहना चाहेंगे साबिर नकवी के हवाले से, जिनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ ने 11 अक्टूबर पिछले साल को अगवा किया और आज तक वो लापता हैं? मुझे यूँ तो पता नहीं था, लेकिन अभी अनवार बेग साहब ने बताया है, जी तो अगवा किसी का भी नहीं होना चाहिए, कानून जी। सब के लिए यकसा होना चाहिए। सही ठीक जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम। रियासत की 3 इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान जिसको शुमारी इलाका जात जो कि कश्मीर के शुमारी इलाका जात हैं, और मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जी। जिसको बोला जाता है। जब तक इन 3 इकाइयों के अंदर स्टेट सब्जेक्ट बहाल नहीं होता तब तक कैसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। सही मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये इन्होंने अपने मुल्क के ही अंदर आप देखें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सरहद में क्या हो रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सही ये अपने ही मुल्क के शहरियों को कानून नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं दे सकते हैं, तो ये जो कश्मीर है जो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, ना हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं जी। है, तो ये उसको सुकून कैसे देंगे, उसको कैसे रिलीफ देंगे? वैसे मैं बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान ये जम हुआ पाकिस्तान में 1948 में, और वो गन पॉइंट के ज़रिए, ठीक है। तो ये कहना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी एक मसला है, क्योंकि गन पॉइंट के ज़रिए से उनको गन पॉइंट के ज़रिए से तो उन्होंने किया है, लेकिन जी। बेसिक जब 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त उसकी 4 इकाइयाँ जो थी उसमें से एक इकाई मशरक़ी बंगाल भी थी, लेकिन जी। वो तो उसी वक्त ही नज़रिया 2 कौमी नज़रिया फ्लॉप हो गया था जब सकूटे दहाका रूनुमा हुआ था। जी। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्होंने इस वक्त बांग्लादेश जो बना, उसके अलावा ये जो अभी तहरीक चल रही है बलूचिस्तान की, ये तो पाकिस्तान के लोग जाने और इंटरनेशनल एजेंसी जाने। ठीक है। हमारा मामला तो हमारे वतन के शहरियों के साथ है, हमारे स्टेट सब्जेक्ट के साथ है, और मैं आपसे ये बजरिया एहतजाज ये रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर शहरी हैं, जी। इन शहरियों को उस वक्त तक जरगमाल बनाया जाता रहेगा जब तक यहाँ पर एजेंसियाँ काबिज हैं और एजेंसियों के वो जो दलाल बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी संभाली हुई है, जिन्होंने जो हमारे नामने हाल लीडर होते हैं। एक बात ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो बेस कैंप बनाया था, इसको आज लोगों ने इसलिए रेस कैंप बना दिया था
کہ آج ہمارے جو بھی لیڈر ہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو پیسے پہ تولنے کے لیے. اگر سردار عتیق حکومت میں تھا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جب بھی اس نے حکومت کی تو پاکستان میں ملٹری ڈیموکریسی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ادھر ریاست جموں کشمیر کا یہ جو آزاد کشمیر کا نام نہاد حصہ ہے اس میں بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت. ابھی آنے والا دور جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ جو ہی اگر نواز شریف کی حکومت پاکستان میں آئی تو یہاں پہ بھی نون لیگ آ جائے گی. میرا آپ لوگوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی غیر ملکی, آج سردار عتیق بھی یہ کہتا ہے اپنے منہ سے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں ان کو میں کنڈم کرتا ہوں. لیکن اگر وہ آج اس کو غیر ریاستی جماعتیں نظر آ رہی ہیں تو کیا وہ خود ملٹری ڈیموکریسی کا پیروکار نہیں ہے؟ کیا اس نے خود یہ نہیں بولا کہ میں مشرف کے ساتھ ہوں, میں مشرف کا بندہ ہوں؟ کیا اس نے ہر جگہ پہ, اس کا والد تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا. ہمارے دور کے جو بھی حکمران جیسے بھی گزرے ہیں, جب تک انہوں نے وفاداری اپنی پاکستان کے ساتھ نہیں نبھائی تب تک ان کو حکومت نہیں ملی. یوں ہی انہوں نے ان کے خطے چاٹنے شروع کیے, ان کو اقتدار بھی مل جاتا ہے, ان کو ریاست بھی مل جاتی ہے اور وہ عوام کے پیروکار بھی بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت سے ہر آدمی آج کے دور میں روگرداں ہے کہ اس کو ابھی تک اپنی منزل کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ہماری منزل کون سی ہے. ہماری منزل جس کو ہم ایک سور شویرا کہتے ہیں, خود مختار کشمیر, جس پہ ہمارے کشمیریوں کا ہی حکومت ہو, لیکن ہمارے کشمیریوں کی حکومت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ان ایجنسیوں کا, اس فوج کا رول ختم نہیں ہوتا, جب تک ہمارے کشمیریوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا جاتا. ہمارے کشمیریوں کو خواہ ہو گلگت بلتستان ہو, خواہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو, لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی ملک میں بھی جانے کے لیے اس کو کسی وقت بھی اجازت مل سکتی ہے, لیکن ہمارے ہی ملک میں جانے کے لیے ہمیں کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے. لیکن پھر بھی وہ بھی ایجنسیاں کلیئر کرتی ہیں تو ہم اپنے ہی ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں. اگر ایجنسیز کلیئر نہ کریں, اگر یہ لوگ, یہ جو ہمارے سامراج بیٹھا ہوا ہے ہمارے اوپر, یہ ہم کو کلیئر نہ کرے, یہ ہم کو ہمارے ہی وطن کے اندر خواہ ہو آکوپائڈ کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو, خواہ شمالی علاقہ جات ہو, انہوں نے جدھر بھی ہے ایجنسیوں کے رول کے اتنے گنونے رول ہیں کہ انہوں نے اپنے گلگت بلتستان میں ہمارے خلاف, ہمارے بھائیوں کے خلاف, کشمیری لوگوں کے خلاف پروان چڑھایا, اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھی ہمارے لوگوں کے خلاف انہوں نے نفرتیں ڈالی. لیکن ہمارا پوری قوم سے یہ مطالبہ ہے کہ جب تک یہ 3 اکائیاں اکٹھی نہیں ہوتی, جب تک یہ لائن آف کنٹرول, یہ جو نادیدہ لائن آف کنٹرول ہے, جو آپ آسمان سے دیکھیں تو آپ کو ایک نارنجی لائن نظر آئے گی جو خطہ کشمیر کو تقسیم کیے ہوئے ہے. آج موجودہ دور میں یہ لوگ اس کو زمینی تنازع بنائے ہوئے ہیں, جبکہ یہ زمینی تنازع نہیں ہے, یہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کا مسئلہ ہے. اور جب تک 1.5 کروڑ کشمیری اپنے حقوق کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے اکٹھے نہیں ہو جاتے, اپنی آواز کو ببانگ دل بلند نہیں کرتے, تب تک ہم کو حقیقی منزل نہیں مل سکتی. صحیح ہے. تو مسئلہ ریاست کے عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ریاست کے حقوق کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ ریاست کے حقوق ہمارے دن بدن, یوں ہی آپ دیکھیں کہ منگلا ڈیم ہمارا ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ہم تو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پانی ہمارا ہے, ہم تو اس سے ٹینکر بھی نہیں نکال سکتے. ہمارے ہی جنگلات ہیں, ہم ان سے لکڑی نہیں جلا سکتے. ہمارے ہی ہمارا کتنا بیرونی زر مبادلہ آتا ہے, ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملتی. کسی قسم کا کوئی بھی ہمارا وسائل پہ, جو جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ پاکستان کی ایجنسیز اور انڈین ایجنسیز قابض ہیں. ہم کشمیریوں کو تو پتہ بھی نہیں نہ لگنے دیتا. آج آپ دیکھیں مظفر آباد میں جائیں, گلگت بلتستان میں جائیں, اتنے قیمتی پتھر نکل رہے ہیں, لیکن ہمارے کشمیریوں کے اس سے آگاہ نہیں کیا جاتا. یہاں سے کوئلہ نکلتا ہے تو سیدھا اسلام آباد کی منڈی میں جاتا ہے, لیکن ہمارے کشمیریوں کو اس کا بالکل پتہ نہیں, ٹھیکیدار وہاں سے آتے ہیں. میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو وسائل کشمیر سے نکل رہے ہیں ان وسائل کو کشمیریوں کو دیا جائے, اور کشمیری اپنی مدد کے لیے اپنے وسائل اپنی عوام پر خرچ کریں, تاکہ ہمیں جو بجلی ہے ہم سے 1 روپیہ خریدتے ہیں اور ہم ہی کو 16 روپے دیتے ہیں. آپ خود سوچو کہ یہ ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے. ابھی پانی کا یہ جو بحران ہے, جو پانی لوگوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے, ابھی جو ہی پانی کی مزید اب جو گرمی زیادہ ہوتی جائے گی,
उतना ही पानी कम होता जाएगा। और हमें अपने ही दरियाओं से पानी भरने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती, बाकायदा उधर फौज खड़ी कर दी जाती है कि यहाँ से किसी को पानी नहीं भरने दिया जाता। लेकिन इस पानी से ये अपने खेत अपने रेत तो सिराब कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरियों को कश्मीरी बूंद बूंद के लिए तरस कर रहे हैं। साबिर नकवी के हवाले से आखिरी जो बात है अगर आप कहना चाहें। साबिर नकवी के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक यहाँ पे पाकिस्तानी एजेंसियों का रोल कायम रहेगा तब तक हमारे कश्मीरी यूं ही इन एजेंसियों के अलाकार भी बनते रहेंगे और इनके जुल्म और जबर का निशाना भी बनते रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो इनके जुल्म और जबर के निशाने का मुंह तोड़ देने के लिए जवाब तो हमारी कश्मीरी कौम को निकलना चाहिए, हर चौक में खड़े होकर इस फौज को बेनकाब करना चाहिए, इन चोरों को, इन डाकुओं को सरेआम लोगों को ये बताना चाहिए कि ये हमारे मुहाफ़िज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इनको ज़मीन प्यारी है, न कश्मीरी प्यारा है, न कोई दूसरा प्यारा है, न गिलगिती प्यारा है, न इंडियन प्यारा है, न इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी प्यारा है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जंगलात, हमारे पानी, हमारे वसाइल चाहिए। इनको ना तो कश्मीरियों के किसी हकूक़ से सरोकार है, न ही कश्मीरियों के लिए इन्होंने आज तक कोई काम किया है, सिवाय इनको गुलामी की दलदल में मज़ीद दंसाते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि हमारे कश्मीरियों को हकीकी हकूक़ मिलने चाहिए और हमारे कश्मीरियों को किसी गैर मुल्की का अलाकार नहीं बनना चाहिए और हमारे कश्मीरियों को जब तक मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर अपनी तहरीक को, तीन इकाइयों को इकट्ठा करके जब तक हम एक टेबल पर बैठकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें हकीकी मंजिल नहीं मिलेगी और ये एजेंसियाँ उसी तरह अपना रोल अदा करती रहें। जी, आखिरी को बात कर जाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ कि हर 2 मिनट के बाद, हर 2-3 मिनट के बाद कोई ना कोई पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ियों का यहाँ पे होना का क्या मकसद क्या है? देखें, जो गुलाम कौमें होती हैं उनके ऊपर जो है अफवाज का तसल्लुत इसी तरह होता है, तो ये भी एक उनका तरीक़ाकार होता है कि आवाम को जो है ना खौफ में मुब्तला रखने के लिए शहर के अंदर जो है वो फौज की गाड़ियाँ गुजारी जाएँ, जिस तरह गिलगित के अंदर जो है कर्फ्यू है और 24 घंटे फौज की गाड़ियाँ जो है रहती हैं ताकि अवाम जो है खौफ व हरास में मुब्तला रहें। हमने ये मुतालबा किया है कि आज़ाद कश्मीर, दूसरी बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर के शहरों से दोनों मुल्कों के ब्रिगेड हेडकोार्टर जो हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए और इनकी अफवाज को यहाँ से अपने अपने मुल्कों में भेजा जाए, ताकि कश्मीरी लोग जो हैं, कश्मीरी कौम और कश्मीरी शहरी आपस में मिलकर ये तय कर सकें कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल को कैसे महफूज करना। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Okay, I'm